हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। आप लोगों की डिमांड पे आज हम लोग शुरू करेंगे रसायन विज्ञान को। उम्मीद थी आप पिछले जीव विज्ञान के वीडियो को अपना सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ये वीडियो ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लोगों के कहने से ही हम वो शुरू कर रहे हैं, आपने ही उसको सपोर्ट नहीं किया, बड़ा ख़राब लगता है। चलिए शुरू करेंगे रसायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा उससे संबंधित भौतिक व रासायनिक गुणों और उससे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सारे लोग जानते हैं। आगे बात करेंगे। बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह यानी ग्रैंडफादर कहा जाता है। पिता में पितामह में फ़र्क होता है ना। पितामह किसको कहते हैं? दादाजी को बोलते हैं। और पिता किसको बोलते हैं? पापा को बोलते हैं। ठीक है। बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। लेवाशियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि आधुनिक रसायन विज्ञान का फादर या जनक किसे कहा जाता है, तो ये लेवाशियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान को एक अलग ज्ञान शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट बॉयल को दिया जाता है। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण देखेंगे। ताप और दाब की साधारण दशाओं में द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस की अगर बात करेंगे तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था ठोस कहलाती है जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, जैसे कि धातुएं, लकड़ी, लवण, ईंटें आदि। ये क्या है? ठोस वस्तुएं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोग पहले से इनको जानते हैं। द्रव की अगर बात करेंगे, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जिसकी भौतिक अवस्था, जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। मतलब जिस भी पात्र में अगर उसको रखा जाता है तो वो उसी की आकृति को ग्रहण कर लेता है, वही द्रव कहलाता है, जैसे कि दूध है, जल, अल्कोहल, मरकरी आदि। गैस पदार्थ की वे भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होते हैं। मतलब आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं है, क्योंकि ये उस पूरे पात्र में फैल जाता है जिसमें इसको भरा जाता है, जैसे कि गैस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु आदि, ये सारी गैसेस हैं, जानते हैं ना। मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है शरीर में, कौन सी कम पाई जाती है। तो परसेंट एक बार याद ना हो, लेकिन फिर भी इसको घटते बढ़ते क्रम में याद होना ज़रूरी है। देखेंगे ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, लगभग 65% पाया जाता है। कार्बन की बात करेंगे तो 18.5%, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम 1.5, फास्फोरस 1% ही पाया जाता है। पोटेशियम की बात करेंगे तो 0.4%, सल्फर 0.3%, सोडियम 0.2, क्लोरीन 0.2 और मैग्नीशियम 0.1%। स्क्रीनशॉट रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इसको हल्के में ना लीजिएगा, सोचेंगे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा किसकी ज़्यादा पाई जाती है। जब 4 ऑप्शन में मिलेंगे तब कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। चलिए आगे बात करेंगे धातु पर। वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक तथा उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले होते हैं और उनमें चमक होती है, धातु कहलाते हैं। धातुओं का गुण पूछा जाता है। अगाध वर्तनीयता और तन्यता का गुण इसमें पाया जाता है, जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। अगाध वर्तनीय मतलब इनको घात में, मतलब इनको पीट पीट कर इनको पतली चादर के रूप में बना दिया जाता है। और तन्यता मतलब इनको तार के रूप में, मतलब इनको खींच करके पतला किया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? तन्यता का गुण कहलाते हैं, और ये पूछे भी गए हैं। धातुएं कौन सी हैं? लोहा, चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम सारी धातुएं हैं। अधातु की अगर बात करते हैं तो वे तत्व जिनमें धातु के विपरीत गुण होते हैं, अर्थात जिनमें चमक नहीं होती है। आयोडीन को छोड़कर, आयोडीन इसका अपवाद है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन में चमक होती है और ये एक अधातु है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगाध वर्तनीयता और तन्यता का गुण भी नहीं होता है, अधातु कहलाते हैं। ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में ये पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस। तीनों के नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रोमीन क्या है, तो ब्रोमीन एक अधातु है, फास्फोरस अधातु है, सल्फर भी एक अधातु है। ब्रोमीन कैसी अधातु है? ये द्रव होती है, ठीक है, लाल कलर की द्रव अधातु है। उपधातुएं कैसी होती हैं? वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातु दोनों के यानी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सारी उपधातुएं हैं। कार्बनिक यौगिक की बात कर ली जाए तो ये वे यौगिक जो मुख्यतः जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं तथा ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के एक या अधिक परमाणु अन्य तत्वों के परमाणु मुख्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। राइट।
अकार्बनिक यौगिक वे यौगिक जिनका निर्माण किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों सामान्यतः कार्बन के अतिरिक्त के संयोग से बना होता है। अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं जैसे कि जल और नमक। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। इन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है। जानते हैं ये बात तो पहले से। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। परमाणु द्रव्य का वे सूक्ष्मतम कण जिसमें रासायनिक क्रिया में भाग लेने का गुण विद्यमान होता है परमाणु कहलाता है। परमाणु भार किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जो ये प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन परमाणु के 1.008 भाग के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, ये परमाणु भार कहलाता है। द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा भी जाता है कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, तो जो नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को जोड़कर है या इन दोनों के योग से क्या मिलता है, द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे बात करेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या अथवा उदासीन परमाणु के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रमुख लवण और उनका रासायनिक नाम, उनका उपयोग। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, खाने में, अचार के परिरक्षण, मांस और मछली के संरक्षण में किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक का प्रयोग किया जाता है ना, बेंजोइक अम्ल का। धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट। बहुत क्वेश्चन बनता है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो याद रखिएगा जो धावन सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, जबकि जो खाने का सोडा होता है वो बाइकार्बोनेट होता है। ये भी याद रखिएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने कांच, कास्टिक सोडा और अपमार्जक चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपड़े धोने के लिए किस सोडे का प्रयोग करते हैं, तो धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट इसमें मैचिंग में पूछा जाता है। आपको साधारण नमक दे देगा, धावन सोडा, खाने का सोडा, फिटकरी दे देगा, उसको मैश करने दिया जाएगा। तो ये सारे नाम इनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। खाने के सोडे की बात कर ली जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये रासायनिक नाम याद रखिएगा। बेकिंग पाउडर अग्निशमन तथा पेट की अम्लता को कम करने के लिए खाने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4Al2SO2 का होल 3 24H2O, ये इसका रासायनिक नाम है। रंगाई कटे हुए स्थान से रक्त स्राव को रोकने, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कटे हुए स्थान से रक्त को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। और ये पानी को शुद्ध करने में, ये दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है, सब लोग जानते ही हैं। शोरा क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट इसका रासायनिक नाम है। बारूद बनाने और उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नीलत होता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपर सल्फेट याद रखिएगा, CuSO4 5H2O इसका रासायनिक नाम है। कवकनाशी विद्युत लेपन, रंगाई और छपाई में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चींटी के डंक है या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। सेब में मैलिक अम्ल, एकदम रट लीजिए, स्क्रीनशॉट रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। दही या खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। अंगूर है, इमली, केला, केले में भी टार्टरिक अम्ल होता है। हम लोग अंगूर और इमली पढ़ के जाते हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अंगूर, इमली और केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और जितने भी खट्टे फल होते हैं, जो रसीले फल होते हैं, उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे कि नारंगी, संतरा और नींबू, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोगों की डिमांड से ही मैं इसको वीडियो को बनाती हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसके साथ बहुत जल्दी ही हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़रूर शुरू करने जा रहे हैं, 1-2 दिन में शुरू करेंगे। आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, बाय।
हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। रसायन विज्ञान को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बच्चों का मैसेज आया था कि उनका बीपीएससी का एग्ज़ाम है, इसलिए इसको जल्दी कवर करा दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको फटाफट कवर करेंगे। गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के कहने से हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप इसको लाइक एंड शेयर नहीं करते। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट किया करिए, जिससे मोटिवेशन मिले और आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आते रहें। चलिए क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। कार्बन प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में ही पाया जाता है। कार्बन का शुद्ध रूप होता है हीरा और ग्रेफाइट मुक्त रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है हीरा और ग्रेफाइट, ऑप्शन में रहेगा कार्बन के अपर रूप है, तो आप उस पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। संयुक्त रूप से कार्बन प्राकृतिक गैस में, पेट्रोलियम में, वायुमंडल में तथा समस्त जीवों में पाया जाता है। कार्बन किस में पाया जाता है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, वायुमंडल और समस्त जीवों में ही कार्बन पाया जाता है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अभी मैंने बताया, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। हीरा क्या है? हीरा एक अति कठोर पदार्थ है। हीरा अति कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा कैसा पदार्थ है? तो कठोर है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4175 होता है, जिसके कारण ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। क्वेश्चन पूछा गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है और इसी के कारण हीरे में चमक होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ये क्वेश्चन भी बना गया है। गाइस, इसका एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग थोड़ा ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरे को बोट कहते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण sp² होता है। ये परतों के रूप में व्यवस्थित रहता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन जो हीरा होता है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन में आपका था दोनों सही हैं, ए और बी सही है, ए गलत है, बी गलत है, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल की जो नोक में प्रयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट ही होता है, ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टियों में, इलेक्ट्रोड के रूप में और पेंसिल की नोक आदि में भी किया जाता है। हीलियम हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी गुब्बारे, वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। 2500 बार ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि हीलियम वायुयान के टायरों में, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये हल्की होती है। नियॉन गैस को नूतन गैस भी कहते हैं। वायुयान चालकों को संकेत संप्रेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश बल्बों में नियॉन का उपयोग किया जाता है। अगर ऑर्गन की बात की जाए तो ये गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है और इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। विद्युत बल्बों में भरे जाने वाली गैस का नाम क्या है? ऑर्गन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। ये एक नोबल गैस है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो रेडॉन एक नोबल गैस है। कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार के लिए रेडॉन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन आयतन की दृष्टि से ये वायुमंडल का लगभग 78% भाग का कवर करती है। पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल में 99% को कवर करती है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो N2O, इसको हंसाने वाली गैस कहते हैं या लाफिंग गैस भी इसको कहते हैं। ये एक निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग भी निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? N2O का प्रयोग करते हैं। हंसाने वाली गैस के रूप में तो इसको बहुत बार क्वेश्चन बना है, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एनेस्थीसिया के रूप में भी 1-2 बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। मृदा में कुछ नाइट्रोसोमोनास स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और ये जीवाणु होते हैं राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। सल्फर की अगर बात करेंगे तो पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों, वाहनों में प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए भी यही जिम्मेदार होती है। ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण हो रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है जो ताजमहल है उसका रंग धीरे धीरे पीला क्यों पड़ता जा रहा है? तो जो मथुरा तेल शोधक कारखाना है इससे निकलने वाली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, इसी के कारण इसका रंग पीला हो रहा है या इसका क्षरण हो रहा है। चांदी धातुओं में सर्वाधिक विद्युत तथा ऊष्मा की चालक धातु होती है।
सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किस में करते हैं? दर्पण बनाने में प्रयोग करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कुछ प्रमुख धातु हैं, उनके अयस्क, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। थोड़ा सा देखिएगा, बिस्मिथ ये एक धातु है और इसका अयस्क का नाम है बिस्मथीनाइट। एजुराइट, मेलेकाइट, कैल्कोपाइराइट और कैल्कोसाइट, क्यूप्राइट, ये सारे तांबे के अयस्क हैं। इसमें से कैल्कोपाइराइट और क्यूप्राइट बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलेंगे। ग्रीनोकाइट ये किसका अयस्क है? ये अयस्क है कैडमियम का। स्टिबनाइट ये एंटीमनी का, और इसमें टाइट ये कोबाल्ट का अयस्क है। क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क है, नाम से पता चल जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बॉक्साइट बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन बनता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट, कोरेंडम और डायस्पोर भी एल्यूमिनियम के ही अयस्क हैं। अगर सोडियम के अयस्कों की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड या रॉक साल्ट, ट्रोना, सोडियम नाइट्रेट या चिली शोरा और बोरेक्स जो है ये सोडियम के अयस्कों के नाम हैं। कैसीटेराइट टिन का अयस्क है। ज़्यादातर मरकरी का पूछा जाता है, लेड का पूछा जाता है, जिंक का पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। जिंक के अयस्कों की अगर बात करेंगे, स्फेलेराइट, जिंक ब्लेंड, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन और जिंकाइट। कैलामाइन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। निकेल के अयस्क की बात करेंगे तो इसका नाम है मिलेराइट। सिल्वाइन, कार्नेनाइट, शोनाइट ये पोटेशियम के अयस्कों के नाम है। बेराइट बेरियम का अयस्क है। आगे मूव करते हैं। मैग्नीशियम के अयस्क देखिए, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है, याद रखना है मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट। कार्नेलाइट और एप्सम सॉल्ट ये भी मैग्नीशियम के ही अयस्क है। सिनेबार बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एकदम स्टार लगा लीजिएगा। सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, मरकरी का अयस्क क्या है? सिनेबार। ऐसे भी बहुत ये एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। मैग्नीज के अयस्क की बात कर ली जाए तो पायरोलूसाइट इसके अयस्क का नाम है। लोहा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट और आयरन पाइराइट लोहे के अयस्कों के नाम है। बताइएगा एंथ्रासाइट जो कोयला है हमारे भारत में कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है। यूरेनियम का अयस्क की बात कर लेंगे तो पिचब्लेंट मतलब यूरेनाइट और कार्नोटाइट इसका अयस्क है। लेड यानी पीवी गैलेना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। मिश्र धातुएं इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, तो याद रखिएगा तांबा और जिंक का ये मिश्रण है। कैसे याद रखेंगे? पिताजी से। पिताजी यानी पीतल बना किससे? तांबे से और जिंक से। इसमें तांबा 70% होता है, जिंक इसमें 30% होता है। वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि पीतल किसका मिश्रण है, जबकि पीसीएस वगैरह अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है इसमें तांबे का कितना परसेंट है, जिंक का कितना परसेंट है। तो आप लोग अपने एग्जाम्स के हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। गन मेटल में तांबा, जिंक और टिन इसका संगठन है। स्टेनलेस स्टील, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का इसमें मिश्रण होता है। अगर जर्मन सिल्वर की बात कर ली जाए तो जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल और जिंक पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन में तांबा, निकेल और जिंक के साथ में सिल्वर यानी चांदी था। तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है, इतना याद रखिए। तो इसमें तांबा, निकेल और जिंक पाया जाता है। कांसे की अगर बात कर ली जाए तो तांबा और टिन इसका मिश्रण है। कांसा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कांसा किसका मिश्रण है, तो याद रखना है तांबा और टिन का मिश्रण है। अगर टंका की बात कर ली जाएंगे तो सीसा और टिन का मिश्रण है। टाइप मेटल ये सीसा और एंटीमनी टिन का मिश्रण है। आगे चलते हैं। प्रमुख धातु और उनके यौगिकों के उपयोग देखिए। पारा, थर्मामीटर में अमलगम और सिंदूर बनाने के लिए पारे का उपयोग किया जाता है। जब बुखार आ जाता है हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेक करते हैं तो उसी थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग और प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहीं से बेकरी उद्योग के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो बेकरी उद्योग में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम, ये फ्लैश बल्ब और धातु मिश्रण बनाने में प्रयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये चीनी उद्योग में शीरे से चीनी तैयार करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है।
अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। टूथपेस्ट, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम की अगर बात कर ले तो अमोनियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में और सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम नोट कर लीजिएगा इसको, ये जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र भी याद रख लीजिएगा, रासायनिक इसका संगठन है ये CaSO4 हाफ H2O। मूर्ति बनाने में और अस्थि चिकित्सा में पट्टी बांधने के लिए जिप्सम जिप्सम ने सेल्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक के रूप में कागज और कपड़ों के विरंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। गाइस थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, बाहर से आवाज़ आ रही है, आप लोग उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगर कॉपर की बात करेंगे तो बिजली का तार और पीतल बनाने के लिए कॉपर का प्रयोग करते हैं। नीला थोथा, एकदम स्टार लगा लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा। विद्युत शैलों के निर्माण कीटाणुनाशक के रूप में कॉपर के शुद्धिकरण और रंग बनाने के लिए इसका कॉपर सल्फेट या नीला थोथा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, नीला थोथा को किस रूप में जानते हैं, तो कॉपर सल्फेट, ये नीला तोता ही है। यही से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्यूप्रिक ऑक्साइड की अगर बात कर ली जाए तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, बालू और ग्रीन कांच के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ग्रीन कांच के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड, ये लाल कांच के निर्माण और कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। क्लोरीन मस्टर्ड गैस इंपॉर्टेंट है, टिंचर और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग भी किया गया था, याद रखिएगा। अगर ब्रोमीन की बात करते हैं तो औषधि, टिंचर निर्माण, रंग उद्योग और प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयोडीन आप लोग जानते ही हैं, आयोडीन नमक रंग उद्योग में कीटाणुनाशक और टिंचर आयोडीन बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। सल्फर औषधि कीटाणुनाशक के रूप में बारूद निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस को देखेंगे तो श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने के लिए किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि चूहे मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस ये दिया सलाई में, इसको तो एकदम आप लोग रट लीजिएगा, ये दिया सलाई यानी माचिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन में श्वेत और लाल दोनों ही था, तो याद रखिएगा लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और फास्फोरस ब्रांच बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो अमोनिया उत्पाद और कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में प्रयोग होता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे द्रव हाइड्रोजन। और भारी जल, इसका याद रखिएगा D2O, डायरेक्ट यही पूछा था D2O क्या है, ये भारी जल है। न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं ड्यूटेराइट यौगिकों के निर्माण में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। बस यही वर्ड याद रखिएगा, मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लराज, क्लोरीन रंग, क्लोराइड लवण के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये वाला पूछा गया था कि अम्लराज के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग रसायन विज्ञान का टेस्ट लगाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्टोरेज बैटरी के लिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, रंग उत्पादन प्रयोगशाला के में प्रतिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है। स्टोरेज बैटरी बहुत बार पूछा हुआ है। अमोनिया की अगर बात करेंगे NH3 याद रखिएगा, रेयॉन बनाने में, आइस फैक्ट्री में और प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O शल्य चिकित्सा में और निश्चेतक के रूप में, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि एनेस्थीसिया के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, और इसको हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 और 24H2O इसका ये रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग और जल को शुद्ध करने के लिए, आप लोग जानते आ रहे होंगे नानी दादी के ज़माने से जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फिटकरी का। यही बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। जिंक बैटरी बनाने में और हाइड्रोजन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। जिंक ऑक्साइड, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मलहम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पोर्सिलिन में चमक लाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। फेरस ऑक्साइड की बात करेंगे तो फेरस लवणों के निर्माण में और हरा कांच बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। फेरिक ऑक्साइड फेरिक लवणों के निर्माण, जेवरात पॉलिश करने में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड 100 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कम से कम। फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रसायन विज्ञान का यह पेट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन बनता ही हर एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा। तो पोटेशियम ब्रोमाइड
याद रखिएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के लिए और पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के लिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था कि उर्वरक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फेट दोनों था, इसलिए याद रखना है कि नाइट्रेट बारूद के रूप में प्रयोग होता है और सल्फेट उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। और पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं गाइज। अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कल इसको पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तब तक नहीं, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। रसायन विज्ञान के बचे हुए भाग को जल्दी से कवर करेंगे। बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, बच्चे बार बार इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, उसी के लिए आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बहुलक, स्टार्च और सेल्यूलोज भी प्राकृतिक बहुलक हैं जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्यूलोज क्या है, तो ये एक प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक के साथ साथ प्राकृतिक भी याद रखिएगा, ये पीसीएस में क्वेश्चन बना है कि सेल्यूलोज कैसा बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक है। प्लास्टिक भी एक बहुलक पदार्थ है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक प्लास्टिक जैसे कि लाख, और एक होता है कृत्रिम प्लास्टिक जैसे कि नायलॉन और पॉलीथीन। आप लोग इसको जानते होंगे। बहुलकीकरण देखेंगे, एक ही यौगिक के अनेक अणु जब परस्पर संयोग करके एक बड़े अणु की संरचना ग्रहण कर लेते हैं तो इसे बहुलकीकरण कहते हैं। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन, एथिलीन C2H4 के उच्च ताप पर बहुलकीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। रसायन विज्ञान के विशेष तथ्य देखिएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। ऑस्मियम और इरिडियम सबसे भारी तत्व हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्का है, जबकि ऑस्मियम और इरिडियम सर्वाधिक भारी तत्व हैं। ऑक्सीजन यानी O2 भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि भूपरपट्टी पर यानी भूपरत पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, वो है ऑक्सीजन। रासायनिक पदार्थ हैं, उनके व्यावसायिक नाम और रासायनिक सूत्र भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। शुष्क बर्फ, तो बहुत बार क्वेश्चन बना है कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी CO2 कौन सी वाली, ठोस। याद रखिएगा। मार्श गैस, जिसको गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, रासायनिक नाम है इसका मीथेन और सूत्र है CH4। मूर्खों का सोना, आयरन पाइराइड या आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है, FeS इसका सूत्र है। रेड लेड ट्राइप्लाम्बिक या टेट्रा ऑक्साइड PV3O4 इसका सूत्र है। बुझे चूने का पानी यानी बुझा हुआ चूना, क्वेश्चन बना है यहाँ से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, CaOH2। बुझे हुआ चूना यानी चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम की बात करेंगे तो ये है चूना, लेकिन कौन सा वाला, बिना बुझा, CaO। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ से क्वेश्चन बना गया है। कैल्शियम सल्फेट को किस नाम से जानते हैं, जिप्सम के नाम से, यही क्वेश्चन पूछा गया था। CaSO4 2H2O इसका रासायनिक सूत्र है। चूने का पत्थर यानी लाइमस्टोन या चौक, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जानते हैं आप लोग, CaCO3 इसका फॉर्मूला यानी सूत्र है। हरा कसीस, फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2O। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, ये काफ़ी बार क्वेश्चन बना है यहाँ से, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट किसको नाम से जानते हैं, नीला थोथा के नाम से। और ये भी याद रखिएगा, रेड लेड है, बुझा हुआ चूना। जिप्सम, ये बहुत बार पूछे हुए हैं, बहुत कचरा इकट्ठा होगा, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। सुहागा, बोरेक्स, ये क्वेश्चन बना है यहाँ से, बोरेक्स सुहागा, और इसका सूत्र क्या है, Na2B4O7 10H2O। नौसादर, काफ़ी बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। अमोनियम क्लोराइड, एकदम रट लीजिएगा इनको, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट रखिए और बार बार इसका रिवीजन जरूर करिएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट मिलेंगे। NH4Cl इसका नौसादर का रासायनिक सूत्र है। आगे चलते हैं। अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है, मिट्टी के तेल यानी केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। मीथेन CH4 को मार्श गैस या दलदली स्थानों पर पाई जाती है, इसी कारण इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस का मुख्य अवयव है मीथेन यानी CH4। जंगलों में गिरे हुए पत्तों के सड़ने से मीथेन गैस बनती है। तीनों ही लाइनों से, इन तीनों ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। पूछा जाता है सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। क्यों रखा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। मार्श गैस के नाम से किसे जानते हैं, मीथेन को। कहाँ से ये हमको मिलती है, तो दलदली स्थानों से। जो पशु होते हैं जो मुंह से जुगाली करते हैं ना, जो वाइट वाइट निकलता है, तो उनके जुगाली करने से मीथेन गैस निकलती है। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, पूछा हुआ है। गोबर गैस का मुख्य अवयव है मीथेन CH4। मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक, जिसको जानते हैं मिक, एक जहरीली गैस है जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। 2-3 दिसंबर की रात में
1984 में कहाँ पर? भोपाल में गैस दुर्घटना होती है। इसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। इसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल से इसी गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण हज़ारों लोग यहाँ पर मारे गए थे। देखिएगा, कभी कभी मिक डायरेक्ट दे देगा इसे, कभी इसका पूरा नाम देता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। घटना कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। 1984 में हुई थी। 2 और 3 दिसंबर की रात में हुई थी। आगे चलते हैं। रसायन, सामान्य रसायन की बात करेंगे। हीटर की कॉइल जो होती है वो नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी हुई होती है। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। जब पेट्रोल में 10 से 20% एथिल या मेथिल अल्कोहल मिलाते हैं तो इस मिश्रण को गैसोहॉल कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था, गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा, गैसोलीन और मेथिल अल्कोहल। फिर से देखिए, गैसोहॉल किसका मिश्रण है? ये पीसीएस में, बीपीएससी में काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है। गैसोहॉल गैसोलीन और मेथिल अल्कोहल, यह एथिल का मिश्रण है। इसमें 10 से 20% पेट्रोल में एथिल या मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। स्टार लगा लीजिए। आगे चलते हैं। अति घातक विस्फोटक जिसका डायनामाइट रासायनिक रूप से नाइट्रोग्लिसरीन है, इसका आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। इसमें किस रसायन का प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। अति विस्फोटक है डायनामाइट, रासायनिक रूप से नाइट्रोग्लिसरीन इसका नाम होता है। अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज की थी। रासायनिक पदार्थ, उनके प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? जैसे कि कैसीन, प्रोटीन रासायनिक पदार्थ है, उसके स्रोत क्या है? दूध और पनीर से मिलती है। निकोटिन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तंबाकू से प्राप्त होता है। कैफीन, जो लोग चाय, कॉफ़ी, कोको, चॉकलेट के ज़्यादा शौकीन हैं वो जान लें, उसमें कैफीन पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक और बिच्छू के डंक जो विष होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कार्बन काल निर्धारण, जीवाश्म चट्टानों आदि की आयु का पता लगाने की एक विधि है। कार्बन काल यानी कार्बन डेटिंग पद्धति पूछा जाता है। जीवाश्मों की, चट्टानों की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आपको यूरेनियम काल दिखेगा, कार्बन डेटिंग या C4 आपको देखने मिल जाएगा। तो कार्बन डेटिंग ये जीवाश्म चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए एक विधि है। रात्रि के समय जो जुगनू होते हैं, जो चमकते रहते हैं, उनसे जब प्रकाश निकलता है, लूसीफेरिन नामक रसायन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उनको जुगनू रात में चमकते हैं। ओजोन गैस चांदी की चमक को कैसा कर देती है? काला कर देती है ओजोन गैस। ये हमारा कंप्लीट होता है रसायन विज्ञान। इसी के साथ हम लोगों ने जीव विज्ञान भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, इसको जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको देखने के बाद क्वेश्चन लगाइए, नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ में बार बार इसका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपको इसका एक मास्टर वीडियो बना कर दे देंगे, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा।